नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। निरंजन पोद्दार जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं, फिर राजनीतिक जो भी मेहमान है हमारे साथ उनके पास पहुंचूंगा। पांचवा चरण कई मायनों में खास है, पूर्वांचल है और मिशन पूर्वांचल में सभी दल इस समय जुड़े हुए हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जिक्र करे, पिछले चुनाव में प्रदर्शन अच्छा था लेकिन उतना बेहतर नहीं था जितना दूसरी जगहों पर था। इस बार उस आजमाइश को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पांचवें चरण में जो चुनाव के लिए सीटें हैं वहां पर राजनीतिक समीकरण किस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? जाहिर तौर पर जातीय समीकरण का भी जिक्र करेंगे, जरा एक बार तफसील से बता दीजिए, फिर राजनीतिक मेहमानों के पास चलेंगे। जी अब्दुल जी, देखिए ऐसा है अब्दुल जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक संस्कृति उत्पन्न की है कि ये 365 दिन और 24 घंटे राजनीति और चुनावी मोड के अंदर अपने हिसाब से काम करते हैं और जिसका इनको कहीं ना कहीं इनको पारितोषिक भी मिलता है, इनको लाभ भी मिलता है। और आपने कहा पूर्वांचल की बात, देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम 12 के 12 मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री और जो जिस तरीके से पूरा का पूरा लाव लश्कर पूरे देश के अंदर पग पग नापने पे तुला हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो ये चेष्टा कर रहा है कि कहीं चुनावों के अंदर चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दी जा सके, करते हुए दिख रहा है। और दूसरी बात देखिए, निश्चित रूप से अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की और 40 सीटें अगर पूर्वांचल की बात करें तो 40 सीटें आप ये समझ लीजिए बिहार के क्षेत्र से आती है। और इसके अंदर पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर गोरक्ष पीठ से आते हैं, और उसके बाद में अभी भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अपना पिछले कुछ वर्षों से या यूं कहें कि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री जी बनारस से अपने आप को प्रत्याशी बनाते हैं, और अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले बनारस के अंदर एक भव्य रोड शो, कहीं ना कहीं ये पूर्वांचल को प्रभावित करने का और राजनीतिक रूप से अपने पक्ष पाले में लाने का एक बहुत ही जिसको कहते हैं सुनियोजित और पूरा का पूरा प्रायोजित एक कार्यक्रम इन्होंने तय किया। और उसके अंदर जिस तरीके से भीड़ उमड़ी और लोगों को एक मैसेज गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो इंडिया गठबंधन एक गठबंधन के रूप में लड़ते हुए दिख रहा है, या यूं कहें कि एक पार्टी के रूप में लड़ते हुए दिख रहा है, लेकिन चुनाव इनका स्थानीय स्तर के ऊपर है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल रही है वहां वहां प्रत्याशियों से चुनौती मिल रही है। स्थानीय स्तर के ऊपर जो एंटी इनकम्बेंसी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं उनकी कहीं ना कहीं कोई जिसको कहते हैं कि चाहे उन कैंडिडेट की एंटी इनकम्बेंसी हो या अपोजिशन के कैंडिडेट की कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा हो या समाज के अंदर किया हुआ कार्य हो कि भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों के ऊपर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं राजनीतिक दलों की और दोनों की अगर इस तरीके से गुणा भाग करूं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है चुनाव। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका पॉइंट। निरंजन पोद्दार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, सबको पता है कि कहां पर जातीय समीकरण हमें बिठाना है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों का भी जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माफिया को खत्म कर दिया। समाजवादी काल में तो माफियाओं का राज हुआ करता था, वो तो पनाहगार हुआ करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं का काम किया। लेकिन जब उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जिक्र करा कि हमने एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो वो यादव वोट बैंक को अपनी तरफ साधने की तो कोशिश कर रहे हैं ना। निश्चित रूप से देखिए अब्दुल जी, आज हमारे देश के 75 साल आजाद हुए होंगे, और आप ये मान के चलिए कि 75 साल बाद में भी हमारे यहाँ जाति है कि जाति नहीं। और आप देखेंगे, केवल आप मोहन यादव जी की क्यों बात करते हैं? मुझे एक बात बताइए, जो महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी तो इसीलिए आगे लाया गया ना क्योंकि वो आदिवासी है, या यूं कहीं कि एक वो पिछड़े समाज से, या यूं कहीं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये बिल्कुल असंभव है कि वो किसी भी जातीय समीकरण या यूं कहें कि सोशल इंजीनियरिंग के बिना फार्मूले के चुनाव में जा पाए और कामयाबी पा पाए। क्योंकि हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कही कि जाति है कि जाति नहीं,
और निश्चित रूप से देखिए, अगर जिसको कहते हैं कि जब लड़ाई, जिसको कहते हैं जब लड़ाई होती है या युद्ध होती है, तो उसके अंदर साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाई जाती है। और जिस तरीके से अभी कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ने देखा होगा कि जिस तरीके से एक हिंदुत्व का झंडा बरदार बन रही थी, लेकिन अभी पिछले 4-6 महीनों से आरक्षण और ये तमाम जातिवादी चीजों को लेकर के विपक्ष ने एक आप ये मान के चलिए जो संगठित हिंदू समाज था उसके अंदर कहीं ना कहीं एक विभेद या उसके अंदर एक बदलाव लाने का प्रयास किया। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये सोच करके कि भाई अगर यहाँ पे कुछ बदलाव आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता, तो इसलिए जिस तरीके से 3 राज्यों के अंदर इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया कि जिस तरीके से विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, और मध्य प्रदेश का ये मोहन यादव जी को बनाया, यानी कि ओबीसी समाज। वही तो मैं जानना, वही तो सवाल था मेरा कि वो सब चीजों को अलग अलग जाति के जो लोगों को अलग अलग ओहदे दिए गए हैं, वो कहां पर किसको फिट करना है वो हर राजनीतिक दल जानता है। पोद्दार जी जरा मुझे समझाएं कि रविंद्र जी अपनी बात रख रहे हैं जिस तरह से, कह रहे कि भाई वो तो उनका हक है, वो तो उन पार्टी की जिम्मेदारी है, वो किसी को भी दे, अपने घर वालों में किसी को भी वो उम्मीदवार बता दे या बना दे, 10 दे, 20 दे, 50 दे टिकट, उसमें किसी को क्यों सवाल उठाने। देखिए जो व्यक्ति, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी प्रॉपर आ रही है, मैं अर्कवंशी जी की आवाज से कर रहा हूँ। हाँ। देखिए बिल्कुल ऐसा है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में उसके मेरा ये मानना है कि जिससे हर एक चीज के ऊपर जनता रिएक्ट होती है, उसके हर चीज हर काम के लिए हर काम का विश्लेषण किया जाता है कि भाई इन्होंने एज ए राजनीतिक दल इन्होंने अच्छा किया बुरा किया, इन्होंने एज ए राजनीतिक पर्सन इन्होंने अच्छा किया बुरा किया। और ये जो स्कूटी है, ये स्कूटी लोकतंत्र के अंदर हर एक नेता की होती है। ये पहले जो राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था, जब आप ये समझिए उस समय राजाओं के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था या उनकी कोई आलोचना नहीं कर सकता था, अगर कोई करता था तो राजगृह के अंदर बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर ऐसा कोई नेता या ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल नहीं है जिसकी कोई आदमी आलोचना नहीं करता हो। हर एक व्यक्ति उसकी मूल्यांकन करता है। अब ये है कि आप किसी की आलोचना करते हैं, कोई किसी की आलोचना करता है, किसी को किसी की विचारधारा अच्छी लगती है, किसी को किसी की विचारधारा अच्छी लगती है, किसी को किसी के कार्य किए हुए अच्छे लगते हैं, किसी को किसी के कार्य किए हुए अच्छे लगते हैं। वो अपनी अपनी यही लोकतंत्र की अवधारणा भी है कि जिसको जो चीज अच्छी लगे वो उसके साथ उसके लिए बोल सकता है। और हमारे यहाँ इसी को अभिव्यक्ति की आजादी भी कही जाती है। लेकिन तकलीफ कब होती है कि जब कुछ लोग, आप ये समझ लीजिए, जो अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार होते हैं और जब भारत तेरे टुकड़े होंगे और उन चीजों के ऊपर जब कोई आदमी आपत्ति उठाता है और उसके अंदर भी कहा जाता है कि नहीं ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, वही लोग किसी राजनीतिक दल के या किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर अगर उसके राजनीतिक आचरण को लेकर के या उसके जो भी उसकी जो राजनीतिक रणनीतियां उसके ऊपर लेकर के अगर कोई सवाल या जवाब या विश्लेषण किया जाता है तो उस समय कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नागवार गुजरती है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल लोकतंत्र के अंदर वो चीज उचित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हमारे यहाँ जो भी राजनीति में है वो सार्वजनिक जीवन में है। उनका मेरा ये मानना है उनका बेडरूम और उनका किचन, ये 2 चीजें उनकी व्यक्तिगत होती है, उसके अलावा सारी की सारी चीजें जनता की। पोद्दार जी आइए, मैं अगर क्रॉस क्वेश्चन करूंगा तो रविंद्र जी या फिर कोई भी क्या कुछ बोल दे पता नहीं मुझे। आइए जरा पोद्दार जी, आप सवाल कीजिए, किस सवाल पे करना है? नहीं, जो अभी बहस चल रही थी वो मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करने लगे और इधर रविंद्र जी कहने लगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इन दंगों में शामिल थे, उस पर फैसला आ गया। उस पर जरा थोड़ा सा मुझे रोशनी डालिए और उसके बाद मैं भारती जी के पास चलूंगा पूर्वांचल को लेकर ही जो सवाल चल रहे हैं। देखिए मुझे निश्चित रूप से ये मेरे कहने की या सुनने की बात नहीं है। पिछले 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा हुआ है क्या, कोई बड़ा दंगा हुआ है क्या? और होता क्या था कि वास्तव में ये है कि जब सरकार संरक्षित लोग जब दंगा फसाद या इन चीजों के अंदर सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से समाज में अशांति होगी। लेकिन आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश समझ लीजिए पिछले 5 वर्षों के अंदर, पिछले 7-8 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर
तमाम चाहे वो हिंदुओं के हो, चाहे मुसलमानों के हो, चाहे मोहर्रम हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रामनवमी हो, सब सारी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं पूरी पूरी शांति से और पूरी सद्भाव से निकल रही है। और अब तो आप ये भी देखेंगे, आपने ये चीज भी देखी होगी कि जिस तरीके से अभी रामनवमी के ऊपर जिस तरीके की यात्राएं निकली, और मैंने देखा मुस्लिम समाज के लोग वहां पे फल वितरित कर रहे हैं, वहां पे पानी वितरित कर रहे हैं, वहां पे फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। तो ये वातावरण कैसे बदल गया? ये वातावरण तब बदल गया कि देखिए, निश्चित रूप से जब हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आप अगर अपराधियों को और जिसको कहते हैं अपराधी मानसिकता के लोगों को संरक्षित करेंगे, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता यहाँ बोलते तो हैं, लेकिन इनके पास अयोध्या में राम मंदिर में जाकर के मत्था टेकने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। लेकिन मुख्तार अंसारी की मजार के ऊपर जाकर के उसके यहाँ उसके मैयत में जाकर के वहां शामिल होने के लिए इनके पास समय है। क्या वो 60 हत्याओं का जिम्मेदार नहीं था? क्या ठीक है सर, वो फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।